नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठक हुई। 8 घंटे तक चली मैराथन बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। संघ और सरकार के समन्वयक अरुण कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग में 2022 की रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। यूपी में संगठित अपराध रोकने के लिए सख्त कार्रवाई, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून के बारे में लोगों को बताया जाएगा। साथ ही संघ और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य बना रहे, इसको लेकर भी इस मैराथन बैठक के दौरान चर्चा की गई। 8 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। ये तय किया गया कि योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। संगठित अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको लोगों को बताया जाएगा कि कैसे यूपी में क्राइम कंट्रोल किया गया। इसके अलावा धर्मांतरण कानून को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, 8 घंटे तक ये जो मैराथन बैठक चली है, इसमें और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इस बैठक से क्या निकल कर आया? और देखिए, कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। समन्वय बैठक थी संघ की ओर से, जिसमें संगठन के पदाधिकारी और सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा बने। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हो गई। 11:30 बजे करीब यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल समेत तमाम जो बीजेपी संगठन के बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचे। सेकेंड हाफ के बाद मुख्यमंत्री और केशव मौर्य भी इस बैठक का हिस्सा बने। निचोड़ ये था कि 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरकार की उपलब्धियां हैं, तो वही संगठन का खाका भी है। क्योंकि पिछले दिनों जब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव के तौर पर जो रूपरेखा जाहिर की गई थी और रखा गया था, जिस प्रस्ताव को, जिसमें ब्लॉक प्रमुखों के सम्मान समारोह से लेकर के बूथ के भौतिक सत्यापन और सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी संगठन किस तरीके से घर घर पहुंचाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो ये बातें संगठन की तरफ से संघ के सामने रखी गई। तो वहीं ये भी कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण, इन दो मुद्दों को लेकर के कम से कम सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े अपराधियों के गढ़ पर बुलडोजर चलवाए हैं, तो ये जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए कि सरकार ने इस बीच माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कितने बड़े फैसले किए हैं। इसके अलावा अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई गई हैं, वो उस वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना की जो तीसरी लहर है संभावित, जो सरकार इसके लिए प्रबंधन का कार्य कर रही है, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके एक एक घर तक संगठन के लोग जाएं। कोरोना की वजह से जिनका निधन हुआ है, सरकार को ये लगना चाहिए, संगठन को ये लगना चाहिए कि उनके साथ मौजूदा वक्त में जिनके भी परिवार में कोई कैजुअलिटी हुई है, उनके साथ सरकार मौके पर खड़ी है। तो एक एक व्यक्ति के परिवार के पास जाके आपको संवेदना जाहिर करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि सरकार ने कोरोना प्रबंधन के लिए क्या क्या काम किया है। कहीं ना कहीं ये लग रहा था सरकार को या संगठन को कि जो कोरोना का प्रबंधन है या जिन लोगों की मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों की नाराजगी की वजह बन सकता है। लिहाजा इसको लेकर सरकार को आगे बढ़ना होगा। और खास तौर पर संगठन की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में एक युवा और एक महिला को हेल्थ वॉलंटियर बनाया जाएगा और ये हेल्थ वॉलंटियर जमीन पर जाकर के काम करेंगे। तो कम से कम ये जो रूपरेखा तैयार की गई है संगठन की ओर से या सरकार की ओर से, इसका खाका पेश किया गया संघ के प्लेटफॉर्म पर, और संघ की ओर से यह बताया गया कि आगामी चुनाव की रूपरेखा किस तरीके की होनी चाहिए कम से कम चुनाव को जीतने के लिए। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी मिनहाज के मोबाइल को हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, क्योंकि एटीएस की छापेमारी के दौरान मिनहाज ने अपना मोबाइल जला दिया था। लखनऊ फॉरेंसिक लैब में डेटा रिट्रीव नहीं हो पाया, जिसके चलते उसका मोबाइल हैदराबाद भेजा गया है। और साथ ही मिनहाज और मुशीर के उन ठिकानों पर भी एटीएस की छापेमारी हुई जहां से बैटरी, तार, बारूद खरीदने का खुलासा हुआ है। दरअसल मिनहाज और मुशीर एटीएस की रिमांड पर हैं। इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं।
और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर के बारे में? अमित, देखिए 26 जुलाई तक मुशीर और मिन्हाज एटीएस की कस्टडी रिमांड पर हैं। इस दौरान एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उनको साथ ले जाकर एटीएस कई जगह छापेमारी कर रही है। जो हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया उसके मुताबिक लखनऊ में शनिवार और रविवार को 3 ठिकानों पर इन लोगों को ले जाया गया है, जहां से बैटरी, तार, टेप, बारूद वगैरह खरीदा गया है। वहां पर ये कोशिश की गई है कि कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। घंटाघर में एक जगह बताई गई है जहां पर मुईद ने मुशीर को पिस्टल डिलीवर की थी, वहां भी एटीएस की टीम इन दोनों को लेके गई थी और कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गवाह और सबूत जुटा ले। इसी के साथ एक अहम डेवलपमेंट यही है कि मिन्हाज का मोबाइल, जिसमें आतंक के पूरे प्लान था, उसको छापेमारी के दौरान मिन्हाज ने जला दिया था। हालांकि एटीएस के लिए भी चौंकाने वाली बात थी ये कि उसने कैसे अपने मोबाइल को एटीएस के सामने ही जला लिया। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि उसके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप था, ऐसा कोई बटन था जिसको उसने टच किया और मोबाइल अचानक गर्म हुआ और जल गया। एटीएस की लिखा पढ़ी में, दस्तावेज में इस बात का, इस घटनाक्रम का जिक्र भी है। उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए लखनऊ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, लेकिन लखनऊ फॉरेंसिक लैब उस मोबाइल का डेटा रिट्रीव नहीं कर पाई है। लिहाजा अब उस मोबाइल को हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि आतंक की पूरी प्लानिंग मिन्हाज के उसी मोबाइल में थी जो छापेमारी के दौरान मिन्हाज ने जला दिया था। तो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। जैसे ही उस मोबाइल का डेटा रिट्रीव हो जाएगा तो शायद कुछ और खुलासे होंगे कश्मीर में बैठे, पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर्स का, जिनके इशारे पे ये पूरा ग्रुप काम कर रहा था। अमित, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक संसद की कार्यवाही चलेगी। मानसून सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। मानसून सत्र में 29 विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। 6 अध्यादेश के साथ 2 वित्तीय कार्यों पर भी चर्चा होगी। ये अध्यादेश कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताते हैं। मानसून सत्र के दौरान 6 अध्यादेश पर चर्चा होनी है, जिनमें अधिकरण सुधार विधेयक 2021, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021, एनसीआर की वायु क्वालिटी प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विधेयक 2021, इसके अलावा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक 2021 भी इन विधेयकों में शामिल है। संसद के मानसून सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भरोसा दिलाया है कि सरकार और विपक्ष मिलकर संसद को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। इसका भरोसा नेताओं ने भी दिया है। साथ ही सांसद अपने अपने इलाके के मुद्दों को भी उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। 13 अगस्त तक चलेगा। कुल 19 बैठकें होंगी। कोरोना प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य मानकों का व्यापक इंतजाम के साथ ये सत्र चलेगा। आज सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा हुई है। सभी नेताओं ने विभिन्न मुद्दे रखे हैं। मेरी कोशिश होगी कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो। यूपी में सीएम योगी रोजगार को लेकर एक्टिव हैं। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आज शाम 4 बजे लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। ये नियुक्तियां युवा कल्याण और पीआरडी अधिकारियों को मिलने वाली हैं। सीएम योगी आज 508 क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और साथ ही 26 योगा ट्रेनर को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज शाम 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कोशिश यही की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और नौकरी के माध्यम से संबल बनाया जा सके और इसी दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज 4 बजे नियुक्ति पत्र सीएम योगी की तरफ से बांटे जाएंगे। कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार उन लोगों से आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांग रही है जो लोग दूसरे राज्यों से यूपी आने वाले हैं। सरकार ने शर्त रखी है कि 3% पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को योगी सरकार के आदेश का पालन करना होगा और साथ ही 4 दिन पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी।
हालांकि इस शर्त में उन लोगों को छूट दी गई है जो वैक्सीन की दोनों डोज पहले ही लगवा चुके हैं। यूपी में कल कई जगहों से मारपीट की खबरें सामने आई हैं। कानपुर देहात में शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, तो लखनऊ में जमीन के विवाद में लाठी डंडे चलाए गए। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, यूपी के कई शहरों से सामने आई हैं मारपीट, गुस्से में आपा खो देने की तस्वीरें। कानपुर देहात में शराब के नशे में कुछ युवकों ने कमल तिवारी नाम के शख्स के साथ जमकर मारपीट की। उन्होंने उसे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक महिला जब बीच बचाव करने आई तो उसे भी पीटा गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को ढूंढ रही है। लखनऊ में भी पिटाई और मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यहां जमीन के विवाद में जमकर हथौड़े, लाठी डंडे चलाए गए। वारदात लखनऊ के बाजार खाला इलाके की है। इस मारपीट में एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जौनपुर में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मारपीट की वारदात में एक शख्स की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। ये वारदात बीते 16 तारीख की बताई जा रही है। वहीं बिजनौर में एक लड़की के साथ छेड़खानी करना एक युवक को भारी पड़ गया। गांव के पंचों ने पंचायत लगाई और आरोपी युवक को जमकर पीटा। युवक के बाल काट दिए गए और उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कानपुर में एक युवक को सब्जी चुराने पर व्यापारियों ने तालीमारी सजा दे डाली। सब्जी चुराने वाले शख्स से कपड़े फाड़ दिए गए और उसकी जमकर पिटाई की गई। उसे पूरी सब्जी मंडी में घुमाया गया। वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शहर शहर गुस्से की ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी बात। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर हैलेट अस्पताल में खराब वेंटिलेटर से बच्चे की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खराब वेंटिलेटर से बच्चे की मौत हुई। बच्चे की मौत के बाद बाल रोग विभाग के अध्यक्ष ने कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी थी। पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर खराब हैं और उन्हें बदला जाए। 2020 में कोरोना काल के दौरान एग्वा ने 26 वेंटिलेटर की सप्लाई की थी। सप्लाई करने वाली कंपनी की लापरवाही पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पल्ला झाड़ लिया। और कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 26 वेंटिलेटरों की आपूर्ति के निर्देश दिए गए थे, जिसमें एग्मा कंपनी को, ये जो निर्माता कंपनी है, उसने 26 वेंटिलेटर्स कानपुर के जीएसवीओ मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में दिए गए थे। इसमें 2 वेंटिलेटर बाल रोग विभाग को दिए गए थे। लगने के बाद से वेंटिलेटर चल नहीं रहे थे और जिस बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी उसको ये वेंटिलेटर लगाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि वेंटिलेटर ने वर्क नहीं किया, जिसके चलते उस बच्चे की मौत का कारण बनी। जिसके बाद विभागाध्यक्ष ने इस पूरी मीटिंग के दौरान नेहा अग्रवाल, जो वहां की एचओडी थी, उन्होंने प्राचार्य को लेटर दिया। फिर जिसका हवाला 6 जुलाई को यहाँ के एचओडी ने, जो यशवंत राव है, उन्होंने प्राचार्य को लेटर लिखा, जिसमें साफ तौर पर लिखा था ये वेंटिलेटर वापस कर देने चाहिए, ये कहीं ना कहीं आगे भी हादसे और बच्चों की मौत का कारण बन सकते हैं। जिसके बाद से इस लेटर के बारे में ना तो इसकी गंभीरता प्राचार्य ने समझी, ना पूर्व प्राचार्य ने समझी। वर्तमान प्राचार्य संजय काला का कहना है कि उनके कार्यकाल में इसकी आपूर्ति नहीं हुई है, इसलिए उसको इनकी जानकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में इतना ही।